नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके फर्स्ट यूनिट का टेक्निकली लास्ट वीडियो है। इसमें हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को पूरा कवर कर लेंगे, 100% कंप्लीट कर लेंगे। एज फार एज क्वेश्चंस आर कंसर्न, जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होगा, 6 ही यूनिट खत्म हो जाएगी, तो मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। रीजन बीइंग, हम जब स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे माइंड में क्लियर रहता है कि यार ये टॉपिक का क्वेश्चन आया होगा तो इसको ये रिप्लाई करना है। लेकिन पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद जब केस स्टडी, जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हमको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कि यार ये फर्स्ट यूनिट में उस वाले टॉपिक का है, नहीं थर्ड यूनिट में अपन ये टॉपिक पढ़ा था वहाँ से भी तो हो सकता है। तो इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब ही तब निकलता है जब आपने वो चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया हो, तो अपन प्रॉपर केस स्टडीज़ और नॉर्मल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस कर पाएंगे। मैं 6 यूनिट के बाद क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा। एक और बात, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं, बोले सर आप स्लो बहुत पढ़ाते हैं, सर बहुत सारी क्लासेस आप पढ़ा देते हो तब जाके एक यूनिट कंप्लीट हो रहा है, स्लो नहीं है थोड़ा सा। तो मैं क्लियर कर दूं, फास्ट तो घास ही काटी जा सकती है। अगर हमको मॉड्यूल को प्रॉपरली पढ़ना, प्रॉपरली समझना और एग्जाम में 60 में से 60 लाने, वी हैव सोलो टारगेट, एक ही टारगेट है 60 आउट ऑफ 60, दैट्स इट। अगर आपको उस टारगेट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आप कहीं पे भी पढ़ो, आपको उस टारगेट पे रहकर काम करना है, तो बॉस मैं तो लॉ ऐसे ही पढ़ाऊंगा। हाँ, फर्स्ट यूनिट में कंपैरेटिवली मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि मैं बेसिक्स बहुत डिटेल में बात करता हूँ। ये बेसिक्स हमारे आप सेकेंड यूनिट में, थर्ड यूनिट में कई बार काम आ जाएंगे, तो वहाँ हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा, बच जाएगा, कंपैरेटिवली स्पीड हमारी इंप्रूव हो जाएगी। बट मैं तो मॉड्यूल का एक एक पैराग्राफ, एक एक लाइन रीड करूंगा, एक एक केस डिस्कस करूंगा और इसी के साथ आगे चलूंगा। क्योंकि बहुत से टीचर क्या खाली समझा देते हैं, मॉड्यूल की लाइन को रीड से नहीं करते। जब लाइनों को आप रीड नहीं करोगे ना, तो जब खुद हम मॉड्यूल लेके बैठते तो सब ऐसा अनजाना अनजाना सा लगता है, ऐसा लगता है अच्छा ऐसा कुछ पढ़ा था क्या, ऐसा फील आता है। तो ये फील ना आए आपको, दैट्स वाई मुझे समय देने में कोई दिक्कत नहीं और आपको थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। चलिए, हम लास्ट जो टॉपिक यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस। अपन थोड़ा सा एक बार ब्लैंक पेज लेके डिस्कस कर लेते हैं कि अपन क्या समझने वाले हैं, क्या बातें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस, स्पेशल कंडीशन, सॉरी स्पेशल कंडीशंस। स्पेशल कंडीशंस जनरली इसमें एक्सक्लूजन क्लोज की बात होती है। एक्सक्लूजन क्लोज क्या है? एक्सक्लूजन क्लॉज क्या है समझे। जब कोई पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट अपनी लायबिलिटी को लिमिट करना चाहता है, यानी लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन को लिमिट करना, सॉरी को लिमिट करना, ये एक्सक्लूजन क्लॉज कहलाता है और उसको हम स्पेशल कंडीशन बोल सकते हैं। जैसे समझना, मेरे ड्राई क्लीनर की शॉप है, मैंने बोला कि यार आपका अगर कपड़ा ख़राब हो गया तो मेरी लायबिलिटी 500 रुपये से ऊपर की नहीं बनती साहब, 500 रुपये से ऊपर की मेरी लायबिलिटी नहीं बनती है। या सपोज़ मैं ऐसा बोल देता हूँ कि जो आपका कपड़े का वैल्यू होगा उसका मैं 15% ही आपको पे करूँगा, जस्ट 15% ऑफ द वैल्यू, 15% पे करूँगा। या जैसे मान लो हमारा बस सर्विस है, एयर सर्विस है, और मैंने बोला एक्सीडेंट में किसी पैसेंजर की डेथ हो गई तो हमको नहीं पता, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। हमारा बैंक लॉकर है या ऐसा ही कुछ क्लॉक रूम जो होते हैं ना, जहाँ अमानत के लिए आप सामान रख सकते हो, एक बार रेलवे स्टेशन वगैरह पे होते हैं, डिपॉजिट कर दो बाद में वापस ले जाना, क्लॉक रूम है। हम हमारी लायबिलिटी लिमिट करना चाहते हैं, भैया आप जो भी सामान रखो हमारी लायबिलिटी 1000 रुपये से ऊपर नहीं, 1000 रुपये से ऊपर का सामान मत रखो, आपकी मर्जी आगत। यानी हम क्या कर रहे हैं, कुछ स्पेशल कंडीशन डाल रहे हैं रिगार्डिंग आवर लायबिलिटी। बेसिकली ये एक्सक्लूजन क्लॉज है, यानी हम कॉन्ट्रैक्ट में एक्सक्लूजन क्लॉज डाल रहे हैं, हम हमारी लायबिलिटी को एक लिमिट पे आके रोकना चाह रहे हैं। ये स्पेशल कंडीशंस हैं। इनके लिए लॉ क्या बोलता है? लॉ क्या बोलता है भाई, जो बंदा एक्सक्लूजन क्लॉज दे रहा है, जैसे मान लो ए दे रहा है, एक्सक्लूजन क्लॉज डाल रहा है, तो लॉ बोलता है सबसे पहले तो भैया बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए,
क्लियर होनी चाहिए, सामने वाले को कम्युनिकेट होनी चाहिए, सामने वाले तक पहुंचनी चाहिए, और अटेम्प्ट्स टू कम्युनिकेट, यानी कम्युनिकेट करने की कोशिश की जानी चाहिए, ये अटेम्प्ट रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल कोशिश की जानी चाहिए कि सामने वाले तक ये बात पहुंच गई हो, नहीं पहुंची उसकी गलती, वी हैव ट्राइड, हमारी तरफ से ये होना चाहिए। और जो भी आप कंडीशंस डाल रहे हो वो कंडीशंस रीजनेबल होनी चाहिए। अगर लॉ को लगा कि आप अगर ये काम कर रहे हो तो आपकी लायबिलिटी बनती है, आप कह रहे हो नहीं मैं तो लायबल नहीं हूं, ऐसा कैसे? आप काम कर रहे हो, आपकी लायबिलिटी बनती है, आप ये जो एक्सक्लूजन क्लोज डाल रहे हो ये रीजनेबल नहीं है साहब, हम नहीं मानते रीजनेबल है, तो लॉ आपसे पेनल्टी ले सकता है। कुछ सिंपल बातें मैं करता हूं, जैसे ये एक टिकट काउंटर है, यहाँ पे एक मोहतरमा बैठी है टिकट बेचने के लिए, ठीक है, टिकट काउंटर है, एयरलाइंस, एमडी एयरलाइंस। यहाँ एक भाई साहब टिकट खरीदने आए, यहाँ एक भाई साहब टिकट खरीदने आए। जब ये भाई साहब टिकट खरीदने आए तो यहाँ पीछे बोर्ड पर, जहाँ टिकट उसके जस्ट पीछे कंडीशंस लिखी हुई थी, भाई हमारी लायबिलिटी ये है वो है डिगना फलाना, जो भी कंडीशंस होती है वो कंडीशंस लिखी हुई थी। इन्होंने टिकट खरीदा, इनको दिखा सामने कुछ कंडीशंस लिखी हुई है, हाँ कुछ होगा, इन्होंने इस पर गौर नहीं किया। लॉ कहता है आपकी गलती है, लॉ कहता है गलती आपकी है। मान लो क्लॉक रूम था और यहाँ पे लिखा हुआ था 1000 रुपए से ऊपर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बी ने बोला वहां कुछ लिखा हुआ तो था सामने पर मैंने पढ़ा नहीं, तेरी गलती है, सामने लिखा हुआ है क्यों नहीं पढ़ रहा है? अब जब टिकट खरीदो सामने लिखा हुआ है क्यों नहीं पढ़ रहा? हाँ, वापस मैं क्लियर कर दूं, लॉ ने कहा कि रीजनेबली कम्युनिकेशन करने की आपने कोशिश की हो, एंड व्हाट इज रीजनेबल इट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस। बोर्ड सामने पड़ा है लेकिन प्रॉपर नहीं, टूटा फूटा सा, डायरेक्शन अलग है, उस बोर्ड के ऊपर एक मिक्की माउस बना हुआ है, तो लॉ बोल सकता है यार सामने वाले बंदे ने देखा मिक्की माउस बना हुआ है, कुछ कार्टून की बातें लिखी होगी, वो छोड़ के चला गया, उसने क्यों गौर किया उस पर, आपने मिक्की माउस बना रखा था, आपकी गलती है। तो लॉ कहता है कि रीजनेबल कोशिश होनी चाहिए। जैसे एक कोशिश थी रेलवे टिकट पे, क्लॉक रूम वाले पे ही, सामने रिसिप्ट दे रखी थी, ₹20 आपने जमा कराए, नाम लिख दिया, जमा हो गए, इतने बजे डिपॉजिट, इतने बजे आप लेके जाओगे। यहाँ ऊपर छोटा सा लिखा हुआ था सी बैक, और पीछे लिखा हुआ था कि हमारी लायबिलिटी 1000 रुपए से ऊपर नहीं बनती। बैंक कहता है, लॉ कहता है, कोर्ट कहता है यहाँ पर कि ये रीजनेबल आपने कम्युनिकेशन नहीं किया। आपने बोला सी बैक, ये लिखो पीछे कंडीशंस हैं, प्रॉपर आगे लिखो ना। आगे खाली सी बैक लिखने से क्या होता है, आप प्रॉपरली लिखो आगे कि फॉर टर्म्स एंड कंडीशन सी बैक, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन बैक, लिखते ना। अब ये बात पूरा लिखने में क्या जोर आ रहा था क्या? खाली सी बैक लिख के छोड़ दिया। लॉ कहता है ये इरीजनेबल कम्युनिकेशन नहीं है। मैंने जो बोला पहले कि भैया जो कम्युनिकेशन है वो रीजनेबल होना चाहिए, एंड रीजनेबल इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंसेस डिपेंड करेगा। मान लो शायद ऐसा केस आज तक आया नहीं, ये टिकट होती और इसमें इतना बड़ा बड़ा लिखा रहता सी बैक, और यहां पे छोटी सी कुछ बात लिखी रहती, बोल्ड और इटालिक में इतना बड़ा लिखा हुआ सी बैक, तो शायद लॉ बोल दे कि ये तो रीजनेबल है यार, इतना बड़ा लिख दिया फिर भी तू पीछे नहीं देखता, तेरे को बोल रहा चिल्ला चिल्ला के टिकट के पीछे देख नहीं देख रहा, तेरी गलती है। माइट भी पॉसिबल, ऐसा कोई केस आज तक आया नहीं, मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा। हाँ, ये जो केस मैं बात कर रहा हूँ ये पार्कर वर्सेस साउथ ईस्टर्न रेलवे का केस है। ये सारे देखो, बहुत सारे केस आपको इंग्लैंड वाले मिलेंगे क्योंकि भारत में पहले अंग्रेजों का राज था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना ही ब्रिटेन में था, वहां के जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है उनको हम बेंचमार्क मानते हैं, सिंपल सी बात है। तो लॉ ने क्या बोला, आप सामने वाले को कम्युनिकेट करो स्पेशल कंडीशंस, या आप रीजनेबल अटेम्प्ट करो कि सामने वाले तक पहुंच जाए, सामने वाले को पता पड़ जाए कि यहां कंडीशंस लिखी है फिर भी नहीं पढ़े, उसकी गलती। आपने पूरी कोशिश करी फिर भी वो ध्यान ना दे, उसकी गलती। वो ध्यान देकर इग्नोर कर दे, उसकी गलती। लेकिन आपका काम क्या है कि भैया आप जो सबसे पहले तो जो अपना लिमिट करना चाह रहे हो लायबिलिटी, वो एक रीजनेबल एस्पेक्ट पे होना चाहिए। अगर लॉ का लगे कि साहब, जैसे एक ड्राई क्लीनर का केस है, ड्राई क्लीनर ने कहा कि अगर कपड़े खराब हो गए तो मेरी 15% की लायबिलिटी है, कोर्ट ने कहा काय की 15%, पूरे पैसे दे। उसने कहा क्यों, मैंने तो लिख के दिया स्लिप पे आगे, वो भी बैक में नहीं फ्रंट में लिख के दिया कि 15% के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। लॉ ने कहा ये अनरीजनेबल कंडीशन है, कपड़े धो रहा है ना तू, ड्राई क्लीन कर रहा है ना, तेरी जिम्मेदारी है, ध्यान से ड्राई क्लीन कर। अगर तेरी गलती से कपड़े खराब होते हैं और तू 15% देता है, ये अनरीजनेबल बात है, पूरे पैसे दे।
लॉ कह रहा है। तो सबसे पहली बात तो कंडीशन रीजनेबल टर्म्स की होनी चाहिए। दूसरी बात, जो रीजनेबल टर्म्स की कंडीशन है, जो रीजनेबल टर्म्स की कंडीशन है, उससे आपको सामने वाले को कम्युनिकेट करना पड़ेगा या आपको रीजनेबल कोशिश करनी पड़ेगी सामने वाले तक बात पहुंचे। तीसरी बात, एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया, उसके बाद आप कहते हो अरे सर आप वो कपड़े ड्राई क्लीन पे देखे तो गए थे कल, लेकिन ध्यान रखना हमारी लायबिलिटी 15% की है। या क्लॉक रूम में आपने सामान रख दिया, पैसे दे दिए, सारी बात हो गई, टिकट ले गए, पैसे दे दिए, टिकट ले गए, उसके बाद आप 1 घंटे बाद घूमते घूमते आए, आपने कहा भैया अभी तो 4 बजे लेना है सामान, 4 बजे ले लूंगा। बोले ध्यान रखना हम ना 1000 से ऊपर नहीं देते हैं। भाई जब तुझे मैंने पैसे दिए, तूने मुझे टिकट दी 1 घंटे पहले, तब तो कुछ बोला नहीं, अब मुंह उठा के खोल रहा तू 1000 रुपए से ऊपर की लायबिलिटी नहीं है, गलत बात। यानी स्पेशल कंडीशंस के लिए स्पेशल कंडीशंस मस्ट बी रीजनेबल, must be communicated or reasonable attempts must be made to communicate, and must be communicated or reasonable attempts must be made to communicate at the time of contract or before contract। या तो पहले या साथ, बाद में आप कम्युनिकेट करो नहीं चलेगा। बारात में आया तू, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब तो चुप था, अब तेरी नवरी शर्तें लगा रहा है, जबरदस्ती की शर्तें घुसेड़ रहा है बीच में, नहीं चलेगा। तो लॉ ने क्या बोला, देखिए यहां पे देखते हैं क्या बोलता है लॉ, सुन लेते हैं लॉ की भी। भाई लॉ की सुननी पड़ेगी ना, अभी तो मार्क्स वही दिलाएगा हमको। हाँ, समटाइम्स देर आर सिचुएशन वेयर देर आर कॉन्ट्रैक्ट्स विथ स्पेशल कंडीशंस, कुछ कुछ स्पेशल कंडीशंस हो सकती है। दीज स्पेशल कंडीशंस आर कन्वेड टैसिटली, मतलब सामने वाले ने बोला नहीं, पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है, आगे टिकट पे लिखा हुआ है, तो ये टैसिटली कन्वे हो गई, हमने उसमें एक्सप्रेसली बोला नहीं उसको। एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ दीज कंडीशंस आर ऑल्सो कन्वेड, मतलब हमने उसको चिल्ला के बोला नहीं और उसने भी कुछ ऑब्जेक्शन किया नहीं, सामने बोर्ड पे लिखा हुआ था, उसने बोर्ड की तरफ देखा, अच्छा कुछ कंडीशंस लिखी हुई है, ना उसने पूछा ना कोई बात, हमने बोला भी नहीं, हमने उसको टिकट दे दी, उसने ले ली, मतलब हमने उसको स्पेशल कंडीशंस कम्युनिकेट की है और उसने उन स्पेशल कंडीशंस को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। वो रियलाइज भी नहीं करा कि मैंने कब हाँ किया, फिर भी उसने हाँ किया है, क्योंकि तेरी गलती है साहब। हमने स्लिप दी, ऐसा स्लिप होता है ना कई बार, ऐसा ये स्लिप है, मान लो एक ऐसा स्लिप है और उस स्लिप में यहाँ नाम पता लिखा हुआ, यहाँ 1 2 3 4 करके कंडीशंस लिखी हुई है, उसने देखा नीचे कुछ कंडीशंस होगी यार, जब तेरी गलती है, तूने एक्सेप्ट की है भाई कंडीशंस, कल कोई बात हो गई तू कहेगा मैंने तो कंडीशन देखी नहीं, चलेगा नहीं, तूने एक्सेप्ट की, तू कहेगा मैंने कब एक्सेप्ट की, तो भैया आपको पता भी नहीं पड़ा और आपने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा होता है कई बार, हमको पता ही नहीं पड़ता और हमारी वाट लग जाती है, वैसे ही बिना आपको पता लगे आपने एक्सेप्ट कर ली। फॉर इंस्टेंस वेयर ए पैसेंजर अंडरटेक्स ए ट्रैवल, द कंडीशन ऑफ ट्रैवल आर प्रिंटेड ऑन द back of the ticket. Sometimes these special conditions are brought to the notice of the passenger, sometimes not. If in any event the passenger is treated as having accepted the special conditions on the moment he bought his ticket, जब वो टिकट खरीदा तो माना जाएगा कि उसने उन सारी कंडीशंस को माना है, स्वीकार किया है। ये लॉ कह रहा है। लॉ क्या बोलता है, ये केस एक्चुअली मुकुल दत्ता, एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और इसकी वाइफ ने और उसका जो माइनर चाइल्ड था उन्होंने केस किया था। देख लो, when someone traveling from one place to another by air, it could be seen that special conditions are printed at the back of the air ticket. Back of the air ticket में लिखी हो सकती in small letters in a non-computerized train ticket. Even these are not printed. मतलब नॉन कंप्यूटराइज जो टिकट होती है, आजकल तो नहीं होती, पहले होता था, जब सिस्टम नहीं चलता था तो एक स्लिप पे टिकट बना के देते थे। या जैसे आप टिकट लिए बिना चढ़ गए तो ट्रेन में टीटी आपको जब टिकट बना के देगा, जनरल टिकट बना के देगा, तो नॉन कंप्यूटराइज होगी, हाथों से बना कर देगा, तो उसमें हो सकता है कंडीशंस लिखी हुई नहीं हो। समटाइम दीज कंडीशंस आर फाउंड टू हैव बीन डिस्प्लेड एट द नोटिस बोर्ड। एयरलाइन ऑफिस पर जहाँ टिकट खरीदे उसके पीछे नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ है, आपका जो एंट्री गेट है वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ हो सकता है। विच पैसेंजर में नॉट हैव केयर्ड टू रीड, जिसकी आपने परवाह भी नहीं की पढ़ने की, लेकिन वहाँ लिखा हुआ था। The question here is whether these conditions can be considered to have been communicated to the passenger of the airlines and can the passenger be treated as having accepted the conditions। सवाल ये उठता है कि क्या माने, वो conditions उसको हमने communicate की है कि नहीं की और सामने वाले ने उसको accept किया है कि नहीं किया है। The answer to the question is in affirmative, और हम ऐसा मानते हैं कि yes किया है। ये मुकुल दत्ता वाले में हुआ, उस पर लिखा हुआ था कि भाई डेथ के केस में जो लिमिटेशन है कि भैया अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, ऐसा कुछ। इवन हमारी एम्प्लॉय के नेग्लिजेंस से हो जाता तो भी भाई
एक्सीडेंट होगा, हम क्या कर सकते हैं। और ऐसे एक एक्सीडेंट हो गया लैंडिंग के समय और डेथ हो गई मुकुल दत्ता की, और ये गुप्ता जी थे उनकी भी डेथ हो गई थी। तो वहाँ पे लॉ ने बोला कि देखो वो नोटिस बोर्ड पे लगी हुई थी बड़ी बड़ी कंडीशंस, इन्होंने देखी नहीं तो इनकी गलती है। वेयर द प्लेंटिफ हैड ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता, एक्चुअली दिल्ली टू कोलकाता से वो जोरहाट जा रहे थे और कोलकाता से जोरहाट के बीच में एक्सीडेंट हुआ था बेसिकली। ठीक है, अब उतना हमको क्या करना, हमको तो मुकुल दत्ता का नाम याद हो जाए बहुत है। बाय एयर एंड द टिकट बॉन्ड कंडीशंस इन फाइन प्रिंट, उसमें प्रॉपर्ली टिकट पे लिखा हुआ था और जो नोटिस बोर्ड था उस पर भी प्रॉपर्ली लिखा हुआ था, दोनों जगह लिखा हुआ था। एक एग्जाम्पल और देता है, इज वेर ए लॉन्डर गिव्स हिज कस्टमर ए रिसिप्ट ऑफ क्लोथ्स, कपड़े धोने की रिसिप्ट दी। द रिसिप्ट कैरीज अ स्पेशल कंडीशंस एंड आर टू बी ट्रीटेड हैविंग बीन ड्यूली कम्युनिकेटेड, सामने वाले को पहुंचा दी गई मान लिया जाएगा और सामने वाले ने एक्सेप्ट किया ये भी मान लिया जाएगा। यानी अगर आप लॉन्ड्री को कपड़े देते हो उस पर कुछ लिखा हुआ है तो आपने उस कंडीशन को एक्सेप्ट किया, माना जाएगा। पर आगे उसमें क्लियर किया, ये लिली वाइट के नाम से दुकान थी और ये व्यक्ति है मनुस्वामी। P delivered some cloth to dry cleaner for which she received a laundry receipt containing a condition that in case of loss कस्टमर को हम 15% ही क्लेम देंगे जो भी मार्केट प्राइस होगा उस गुड्स का। P ने वो साड़ी घुमा दी। Held that there was unreasonable, टर्म्स अनरीजनेबल है, कम्युनिकेट तो हुई है, आपने अगर स्लिप पे लिख के दी कम्युनिकेट तो हुई है, लॉ कहता है अनरीजनेबल है और पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। P की साड़ी घूम गई ना और उसको पी को पूरा का पूरा पैसा मिलेगा ड्राई क्लीनर से। पी मतलब यहाँ पे वो मनुस्वामी हो गए, उनको पूरा पैसा मिलेगा क्योंकि अनरीजनेबल है। मैंने क्या बोला, रीजनेबल है और रीजनेबली कम्युनिकेट होनी चाहिए। अब यहाँ पे पार्कर वाले में सी बैक लिखा हुआ था तो भी ब्रिटिश कोर्ट ने ये माना कि वो सी बैक प्रॉपर्ली नहीं लिखा हुआ, पता नहीं पड़ रहा पीछे कंडीशन है कि क्या है और उसने पीछे नहीं देखा तो हम उसकी जिम्मेदारी नहीं मानते, ये लॉ ने वहाँ बोला। In the case referred above, the respective documents have been accepted without a protest and hence amounted to tacit acceptance। यानी जब व्यक्ति ने एक्सेप्टेंस डॉक्यूमेंट लिया तो उसने कहीं नहीं कहा कि भाई ऐसी कंडीशन क्यों लिखी है कि मर गया तो घर वालों को पैसे नहीं दोगे, ऐसी कंडीशन क्यों लिखी है कि 15% ही दोगे। तो लॉ मानता है कि भाई आपने अगर कुछ भी आपने उसका कुछ भी प्रोटेस्ट नहीं किया, विरोध नहीं किया, तो मान लेंगे कि आपने उसको स्वीकार किया है, आपने उसको स्वीकार किया है और आपने उसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन अगर अनरीजनेबल होगी तो लॉ फिर बीच में आ सकता है, अनरीजनेबल हुई तो, रीजनेबल है तो लॉ आड़ा नहीं आएगा, लॉ बीच में नहीं आएगा, आड़े नहीं आएगा, मतलब सिंपल शब्दों में। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये कहना चाह रहा है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तो उस पर नीचे कंडीशंस लिखी हो, पीछे कंडीशंस लिखी हो, कहीं बोर्ड पे कंडीशंस लिखी हो और प्रॉपर्ली सामने वाले को बता दिया जाए कि यहाँ कंडीशंस लिखी है तो देख ले, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट का बना हुआ है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आप कंडीशंस सामने वाले को देते हो तो वो नहीं चलेगा। It is well established that a standard form of contract may be enforced on another which is subjectively unaware of the content of the document। यानी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसे रेलवे टिकट है या लॉन्ड्री वाले का जो वो स्लिप है उस पर लिखा हुआ था कंडीशंस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, अपने आप में रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो टेक्निकली। तो कह रहा सामने वाला अगर अनअवेयर हो, सामने वाले ने देखा भी नहीं पढ़ा भी नहीं तो भी आपकी जिम्मेदारी, उसने तो क्लियर दिया आपको। प्रोवाइडेड द पार्टी वांटिंग टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट हैज गिवन नोटिस विच इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ए केस इज सफिशिएंटली रीजनेबल। यानी सामने वाले ने जो नोटिस दिया था आपको वो रीजनेबल था, यानी आपको उसने जो अपनी कंडीशंस बताने की कोशिश की वो रीजनेबल थी। बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड पे लिखा हुआ है, बड़े बड़े अक्षरों में टिकट के ऊपर लिखा हुआ है, क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली देख सकते हो, फिर भी आपने नहीं देखा, आप नहीं देख पाए, आपकी गलती। सफिशिएंट रीजनेबल नोटिस होना चाहिए। But the acceptor will not incur any contractual obligation if the document is so printed and delivered to him in such a state that it does not give reasonable notice on its face that it contains certain conditions। यानी लॉ ने क्या बोला कि अगर रीजनेबल नोटिस हमने सामने वाले को नहीं दिया, रीजनेबल जानकारी नहीं दी है, जैसे कंडीशंस हमारे बुकलेट में लिखी हुई है साहब, कंडीशंस हमारे बुकलेट में लिखी हुई है, लेकिन हमने उसके ऊपर लिख दिया कंडीशंस आर अवेलेबल इन बुकलेट, आप काउंटर पे चेक कर ले, टिकट पे लिख दिया। अब वो बंदा आके नहीं देखे, उसकी गलती है, हमने ऑन फेस ऑफ द टिकट उसको प्योर इंडिकेशन दिया कि क्या है। इवन एक स्टार बनाना भी रीजनेबल इंडिकेशन है कि भाई स्टार बना रखा मतलब इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है, या उसमें इतना सा लिख दो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, तो अब ये उसकी जिम्मेदारी पूछे काउंटर पे दुकानदार से, मालिक से, रेलवे वाला स्टाफ एम्प्लॉय जो भी है,
उससे पूछे कि भैया क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। लेकिन लॉ ने सी बैक को रीजनेबल नहीं माना, उसने बोला कि ऑन द फेस ऑफ इट रीजनेबल ही नहीं लिखा हुआ है, रीजनेबल नोटिस नहीं दिया हुआ है कि क्या सी बैक, क्या देखूं पीछे क्या देखूं। ये पार्कर वर्सेस साउथ ईस्टर्न रेलवे वाले केस में लॉ ने बोला, हम उसको रीजनेबल नहीं मानते। लेकिन लॉ ने क्लियर किया कि उसी डिसीजन में कोर्ट ने क्लियर किया कि रीजनेबिलिटी एक मैटर ऑफ फैक्ट है और किसी सिचुएशन में सी बैक शायद रीजनेबल हो भी जाए, ये भी बोला लॉ ने, कोर्ट ने ये भी बोला। अब हमारे सामने जो स्टैंडर्ड केस है ना, उन्हीं के एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, कोई नया केस नहीं आता। क्योंकि मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, कोई भी अगर नया केस आपके सामने आए और आप सोचो कि हम लॉ अप्लीकेबल करके उसका डिसीजन निकाल पाएंगे, बहुत मुश्किल है। भारत में जब एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान लो एक डिसीजन देता है, हाई कोर्ट उसके अगेंस्ट में डिसीजन देता है, उस डिसीजन को उल्टा कर देता है और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट वापस डिसीजन घुमा देता है। तो हाई कोर्ट में जो वकील है उसने भी लॉ पढ़ी है, जो जज है उसने भी लॉ पढ़ी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज है उसने भी लॉ पढ़ी है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज उन्होंने लॉ पढ़ी है, और सबने एक ही लॉ पढ़ी है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजमेंट अलग था, हाई कोर्ट में चेंज हो गया, सुप्रीम कोर्ट में चेंज हो गया। इवन सुप्रीम कोर्ट में जब केस जाता है और सुप्रीम कोर्ट में मान लो 5 जजों के पैनल बैठा हुआ है, 3 जजों का 5 जजों का पैनल बैठा हुआ है। अब उन 3 जज के पैनल में 5 जज का पैनल मान लो, तो 5 जज के पैनल में पांचों जज का सेम डिसीजन है, जरूरी नहीं है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि एक जज का जजमेंट अलग है, दूसरे का अलग है, तीसरे का अलग है, तो फिर उनका कंक्लूजन करके एक डिसीजन बना के थोप दिया जाता है। लेकिन उन सबका एक्चुअल जजमेंट अलग अलग था। हाँ, कभी कभी यूनिमियस हो सकता है, सबका एक ही जजमेंट है। जैसे राम जन्मभूमि पर यूनिमियस था, सबका एक ही जजमेंट था कि पूरी की पूरी जमीन राम मंदिर को दे दी जाए, सब इस पर एग्रीड हो गए थे। कई बार नहीं होते। जब हाई कोर्ट में केस था, सुप्रीम कोर्ट में बाद में, उससे पहले हाई कोर्ट में जब था यूपी में, तो हाई कोर्ट में वहां पे 3 जजेस का पैनल था और तीनों जजेस के डिसीजन अलग थे, आप कभी पढ़ना, अलग अलग डिसीजन थे। सेम केस राजस्थान हाई कोर्ट में गया, गुजरात हाई कोर्ट में गया, तमिलनाडु हाई कोर्ट में गया, सेम टाइप का केस। प्रॉपर्टी को लेकर इनकम टैक्स में कुछ केस बनता है, प्रॉपर्टी अगर गिफ्ट में मिले तो उसकी प्राइसिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा, उस पर कैपिटल गेन कैसे निकलेगा, उसको लेकर कुछ एक केस बनता है। राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन अलग है, गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन अलग है, और हमारे तमिलनाडु हाई कोर्ट का डिसीजन अलग है। क्या कर सकते हैं? तो कोई नया केस आपके सामने नहीं आएगा। एग्जाम में आपको जो बेंचमार्क केसेस हैं, इन्हीं की केस स्टडीज बना के दी जाएगी। घुमा फिरा के बेंचमार्क केसेस जो आपके मॉड्यूल में अवेलेबल है, उन्हीं को घुमा फिरा के, मतलब नाम चेंज कर देंगे, रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी और घनश्याम की जगह नाम कर देंगे XYZ कंपनी एंड राधेश्याम। समझ रहे हो? कोई नया केस नहीं दे पाएंगे। नए केस के लिए आपका डिसीजन मान्य हो जरूरी नहीं है साहब। जज साहब भी डिसीजन नहीं दे पाते जो वैलिड हो, जो एक्सेप्टेबल हो, वो भी बाद में दूसरे जज साहब चेंज कर देते, बोले पुराने वाले जज साहब की गलती है। अब पुराने वाले जज साहब को हम जाके फेल कर दे, साहब आपके 0 नंबर आए, आपका डिसीजन हाईकोर्ट वाले ने चेंज कर दिया, फिर हाईकोर्ट वाले का सुप्रीम कोर्ट चेंज कर दिया, हाईकोर्ट वाले बोले तो कुर्सी छोड़, कुर्सी छोड़, तेरे को 0 नंबर, तेरा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट वाले ने चेंज कर दिया, तेरे को कुछ नहीं आता, फालतू जज बन गया तू। वी कांट से दिस थिंग, अपन समझे लॉजिकली। क्योंकि लॉ में सिचुएशन को देखने का अपना अलग अलग नजरिया हो सकता है। लॉ कहता है इस बात को, सिचुएशन को देखने का अलग अलग नजरिया हो सकता है। हाँ, अगर आप सिचुएशन को ये मानते हो कि रीजनेबल नोटिस है तो क्या होगा, ये लॉ में लिखा है। आप सिचुएशन में मानते हो कि नहीं रीजनेबल नोटिस नहीं है तो क्या होगा, ये लॉ में लिखा है। पर लॉ ने ये कभी नहीं लिखा कि रीजनेबल नोटिस क्या है और नॉट रीजनेबल क्या। आप सी बैक को कोई जजमेंट रीजनेबल भी मान लेता शायद और कोई रीजनेबल ना माने, इट इज पॉसिबल। तो ये क्या लिखा है भाई, रीजनेबल उस पर लिखा रहना चाहिए। इसमें एक बात और लिखी है, इन दिस कनेक्शन लेट अस अंडरस्टैंड ए कन्वर्स सिचुएशन। एक अलग सिचुएशन की बात करते हैं, यानी कंडीशन तक की बात अलग ही थी, उसके बाद आप एंटर मान लेना कि अलग ही बात पे आ गया। अभी एक अलग सिचुएशन पे आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद किसी नोटिस को दिया गया, ये उस पर आ चुका है। ए ट्रांसपोर्ट करियर एक्सेप्टेड द गुड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन विदाउट एनी कंडीशन, किसी कंडीशन के बिना उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। सब्सिक्वेंटली उन्होंने एक सर्कुलर इशू किया जिसमें उन्होंने कहा कि इतने गुड्स की हमारी लायबिलिटी बनती है। इन सच ए केस सिंस स्पेशल कंडीशंस वर नॉट कम्युनिकेटेड प्रायर टू द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ना तो प्रायर ना एट द टाइम, ऐसा माना जाया कि ये कंडीशंस बाइंडिंग नहीं होगी। ये इस केस में हुआ। जहां मैंने वहां लाइन खींची, अभी लाइन क्लिक की ना, कंडीशंस के बाद इन द, वहां से एंटर मार लेना। वहां से पहले ये था कि रीजनेबल नोटिस जाना चाहिए। अगर कोई भी चीज है तो उस तक रीजनेबल कम्युनिकेट होनी चाहिए। और अगर आपने कुछ कंडीशंस कहीं अलग जगह पे लिख के दी है तो आप इस बात का जिक्र करो उस टिकट के फेस पर, और रीजनेबली नोटिस दो उस टिकट के फेस पर कि कहीं और कंडीशंस लिखी तो जाके पढ़ ले। अगर आपने अनरीजनेबल लिखा है तो उसको हम नहीं मानेंगे, ठीक है। और फिर ये अलग बात कर रहा है कि अगर आपने बाद में नोटिस दिया है, बाद में कोई जानकारी दी तो नहीं मानेंगे। वापस क्लियर कर ले, अगर
जिसको कंडीशंस दी उसने कंडीशंस नहीं पढ़ी, उसने कंडीशंस पे ध्यान ही नहीं दिया, और वो कह दे कि साहब मैंने तो पढ़ी नहीं, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। हमने क्या पढ़ा है? रीजनेबल एस्पेक्ट को लेकर अपनी लायबिलिटी को लिमिट करने पर बात हुई है, अनरीजनेबल नहीं। जैसे वो साड़ी वाले में लॉ ने बोल दिया कि भैया ये तो अनरीजनेबल है, आप सफाई कर रहे हो और आप कह रहे हो 15% देंगे, नहीं चलेगा, आप पूरा बात करो। ठीक है साहब, वहां अनरीजनेबल कर दिया। तो मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहला कि जो कंडीशन हो वो रीजनेबल होनी चाहिए, आपकी तरफ से रीजनेबल एफर्ट्स होने चाहिए कि सामने वाले को कम्युनिकेट हो जाए, सामने वाले को बता दिया जाए। इवन एक बार हुआ, एक अनपढ़ आदमी था और टिकट बेचने वाले ने बोला कि देखो भाई साहब टिकट के पीछे सारी कंडीशंस लिखी हुई है। सामने वाला अनपढ़ था, वो लॉ में गया, वो जो भी केस हुआ उसका सामान गुम गया, जो भी हुआ, तो उसने कहा कि भैया ये तो मैं कंडीशंस कैसे पढ़ता हूं, मैं तो अनपढ़ हूं। लॉ ने कहा आप अनपढ़ हो, आपकी गलती है, आप अनपढ़ हो, आपकी गलती है। जिसने टिकट बेची उसने क्लियर बोला कि भाई साहब इसके पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड है, क्लियर बोला ना, यानी उसने अपनी तरफ से कोशिश कर ली आप तक टर्म्स एंड कंडीशंस पहुंचाने की। रीजनेबल कोशिश होनी चाहिए। आप बैक लिखो, फ्रंट लिखो, नोटिस बोर्ड पे लिखो, एंट्री गेट पे लिखो, कहीं लिखो, रीजनेबल कोशिश होनी चाहिए कि सामने वाले का अटेंशन उस तरफ अट्रैक्ट हुआ है, अट्रैक्ट होने के बाद भी वो इग्नोर करे, नेग्लिजेंट करे, नहीं पढ़े, उसकी गलती है। इतनी कोशिश होनी चाहिए। चलिए, ये हमारा फर्स्ट यूनिट पूरा कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। अब अपन सेकेंड यूनिट नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।